गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, वर्ण विचार में आज हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि टोटल स्वर कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और कौन से व्यंजन वर्ण जो है तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कुछ और भी व्यंजन वर्ण हैं जिसको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत आपको बताएंगे। ठीक है। मुख्य रूप से जो संयुक्त व्यंजन थे उसको हमने बता दिया है। कुछ और भी व्यंजन वर्ण है, जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह से भी व्यंजन वर्ण आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा व्यंजन वर्ण किससे मिलकर बना हुआ है, तो इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा व्यंजन वर्ण है बच्चों, तो श र इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। चूंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर लगा रहता है, इसीलिए इसके आगे हम क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, स्र हो गया। ठीक है ना। एक आप लोगों ने ये भी इस प्रकार से एक व्यंजन वर्ण ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा। अब आप लोग नहीं समझ पाते हैं, अक्सर बच्चे इसको धा पढ़ लेते हैं, धा या फिर घा पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से इसमें दा भी है और या भी है। तो इसको हम देखते हैं कैसे कैसे ये बनता है। तो इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, इसमें दा छिपा हुआ है और क्या छिपा हुआ है, यह छिपा हुआ है, और फिर इसके साथ जो है तो स्वर वर्ण भी लगा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पहले हम दा को अलग करेंगे तो ये हमारा आधा दा, फिर इसके बाद क्या है, या है, ये भी आधा है, और इसके साथ जो है तो आ लगा हुआ है। ठीक है ना। हमने बताया है कि जब व्यंजन वर्ण से स्वर निकल जाता है तो व्यंजन वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। व्यंजन वर्ण क्या हो जाता है बच्चों, आधा हो जाता है। इसे आप अच्छे से देखिए। तो ये द्या है ना। इसका प्रयोग जैसे कुछ इस तरह के शब्दों में किया जाता है, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी है ना, या फिर विद्यालय है या विद्या है ना। तो आप लोग नहीं समझ पाते हो, जिसके कारण आप उच्चारण तो पढ़ लेते हो, लेकिन कंफ्यूज ये रहता है, कंफ्यूजन में रहता है कि ये धा है, घा है या फिर और क्या है ना। तो इसको मैं, ये जो डाउट है इसको मैं आज क्लियर कर रही हूँ। इसको देखिए हम कैसे अलग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए विद्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका शब्द है विद्या। तो विद्या में तो हमने आपको बताया है कि जब आप व्यंजन वर्ण लिखेंगे तभी आप उसको स्वर को अलग कर सकते हैं। पहले आप व्यंजन वर्ण का प्रयोग करेंगे, अर्थात जैसे यहाँ पे विद्या लिखा हुआ है तो आप पहले ई नहीं लिख सकते हो, है ना, क्योंकि स्वर क्या है, व्यंजन जो है तो किस व्यंजन में क्या छिपा हुआ है, स्वर छिपा हुआ है। तो आप पहले व्यंजन को अलग करोगे, इसके बाद स्वर को अलग करोगे। ठीक है ना। तो वाह निकला। अब वाह के साथ देखिए किसकी मात्रा लगी हुई है, किसकी मात्रा लगी हुई है, देखिए तो इसमें लगी हुई है मात्रा छोटी ई की, है ना। तो यहाँ पे आप छोटी ई लिखोगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, द्या दिख रहा है ना। तो आप इसको द, फिर य, और या में किसकी मात्रा लगी हुई है, बड़ा की। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, बड़ा। तो इस तरह से जो है बच्चों आप वर्ण विच्छेद करोगे। तो ये दा जो है तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, दा और या से मिलकर द्या बना हुआ है। स्रा जो है तो श्रा और रा से मिलकर बना हुआ है। ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। कुछ और भी है लेकिन वो हो गया, हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे द्वा लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी पता चल रहा है कि दा है, और दा से क्या लिखा हुआ है, जैसे द्वंद्व वगैरह हमको लिखना है ना। तो द्वंद्व जब लिखना है तो ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये द जो है इस तरह से आपको शब्द मिलता है, द्वा, द्वा मिल गया, या फिर कुछ इस तरह से आपको शब्द मिलता है, धा मिलता है ना। तो ये भी सब किसमें आते हैं, संयुक्त, यानी कि एक से अधिक जहां व्यंजन वर्ण लगे हुए हैं एक साथ, तो वो सब किसमें आ जाएंगे, संयुक्त की श्रेणी में आएंगे। तो जैसे हमने इनको अभी वर्ण अलग किया है ना, वर्ण विच्छेद किया है, उसी तरह से इन्हें भी हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा सा इसे भी। ये देखिए जैसे द्वा, द्वा लिखा हुआ है तो द्वा के लिए हम क्या करेंगे, पहले दा को अलग करेंगे, ठीक है ना, फिर इसके बाद वा को अलग करेंगे, फिर आ। ठीक, इस तरह से हम अलग करेंगे। अभी हमने धा लिखा था, है ना, तो इस तरह से
तो इसको जैसे मान लीजिए युद्ध लिखना है ना, युद्ध का वर्ण विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे। युद्ध जैसे लिखा हुआ है तो युद्ध का वर्ण विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है ना। द के साथ देख लीजिए धा ही है ना, क्या है, धा है। तो धा को भी हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ आधा इस टाइप से शो कर रहा है तो यहाँ हम जैसे ही हलंत लगा देंगे, हल लगा देंगे तो हमारा व्यंजन वर्ण अधूरा हो जाएगा। तो हमें इस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं, हमें लिखना पूरा है, लेकिन उससे हमें स्वर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हलंत लगा देना पड़ेगा। और जो व्यंजन वर्ण पहले से ही अधूरे हैं, है ना, जो आधे लिखे, जैसे यहाँ पे व हो गया, है ना, धा हो गया, यहाँ पे देखिए द हो गया, या तो पूरा बना हुआ है लेकिन द जो है तो आधा है। तो इन सबसे स्वर जो है तो पहले ही निकला हुआ है, तो इन्हें लिख के हम ऑलरेडी क्या लिख देंगे, लिखेंगे इनको पूर्ण रूप में। लेकिन स्वर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जब हम स्वर निकालेंगे तो हम इनके नीचे हल लगा देंगे। हल लगाने से ये शो करने लगता है कि ये जो व्यंजन वर्ण है जिनमें हल लगा हुआ है वो सब क्या है, अधूरे हैं, ठीक है ना, आधे हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आ लगा देंगे, ठीक। तो ये हमारा ये क्या हो गया, धा। ये भी हमारा इस तरह से इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। अब हम आपको बताते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए युद्ध आपको लिखना है तो युद्ध के लिए आप क्या करोगे, तो या लिखोगे युद्ध के लिए, ये देखिए, है ना, युद्ध के लिए या लिखेंगे। फिर इससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए मात्राएं लगी हुई है, छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो छोटा ऊ निकालेंगे तो इधर ये आधा हो गया, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, धा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, पहले हम दा लिखेंगे, है ना, दा लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, धा लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे आ। तो इस टाइप से जो है तो हम वर्ण का क्या करेंगे बच्चों, विच्छेद करेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। संयुक्त व्यंजन कैसे कैसे करना है ना, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं इसको हमने पढ़ा। और संयुक्त व्यंजन को हम क्या कर दूंगा, विच्छेद कैसे करते हैं, संयुक्त व्यंजन से हम दो शब्द को, है ना, कैसे निकालते हैं, ये सब हमने सीख लिया है, ठीक है ना। अब जो है तो आज आपको हम बताएंगे हर्ष स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। फिर हम जो है तो कुछ मुख्य मुख्य अव्यय वर्ण के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हर्ष और दीर्घ, हर्ष और दीर्घ, ठीक है। चूंकि हम अभी छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, है ना, 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमें छोटी छोटी चीजों को जानना आवश्यक है, ठीक। जब हम छोटी चीजों को जान लेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हमसे बनने लगेंगी, ठीक है ना, उसमें ज्यादा हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर्ष यानी क्या होता है बच्चों, हर्ष यानी होता है छोटा, हर्ष यानी क्या होता है, छोटा। और दीर्घ यानी क्या होता है, दीर्घ यानी होता है बड़ा। ध्यान रखिएगा, हर्ष यानी क्या होता है, छोटा, दीर्घ यानी क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, ठीक है ना। अब हर्ष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, हर्षवा, है ना, शब्द नहीं बच्चों, वर्ण। वर्ण यानी क्या होता है, अक्षर होता है, ध्यान रखिएगा, वर्ण यानी क्या होता है, अक्षर होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से छोटे वर्ण आते हैं, ध्यान रखिएगा, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, क्या हो गया, छोटा ऊ हो गया, है ना, री हो गया, छोटी री और री। ये सब किसमें आते हैं, हर्ष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, हर्ष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप इतना समझिएगा, है ना, ये तो रकार है री, जैसे ऐसे का में लिख दिया तो क्री हो गया, है ना, ला में लिख दिया तो ली हो गया, तो ये री का रकार, ये सब किसमें आते हैं, हर्ष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और ये जो होते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए, जैसे छोटा आ, छोटी ई, तो ये मात्राओं के रूप में भी इनको हम लिखते हैं, है ना। इस टाइप से जब हम व्यंजन वर्ण में प्रयोग करते हैं तो इनका हम कुछ इस टाइप से प्रयोग करते हैं ना। तो ये मात्राएं वाले, इनमें मतलब जिस व्यंजन वर्ण में ये मात्राएं लगी रहेंगी वो सब किसमें होंगे, हर्ष के अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि छोटे अक्षर में इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कोई भी व्यंजन वर्ण, जैसे यहाँ पे हम का लिख दिए, का लिख दिए, का लिख दिए, है ना, तो ये सब किसमें आ रहे हैं, किस वर्ण के अंतर्गत आ रहे हैं, हर्ष वर्ण के अंतर्गत आ रहे हैं। इनको हम दीर्घ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम स्वर पढ़ रहे होते हैं तो इससे हमें मात्राओं का भी बोध होता है, ठीक है ना। अब देखिए दीर्घ के अंतर्गत क्या क्या आता है, दीर्घ यानी बड़ा होता है, तो जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हो गया बच्चों, बड़ी री, ये भी क्या है, ये बड़ी री हो गया।
और फिर इसके बाद हो गया आपका ए, आए, ओ, आओ, है ना। तो ये सब किसमें आ गए बच्चों? ये सब दीर्घ के अंतर्गत आ गए। ये सब दीर्घ वर्ण है, अर्थात इसमें जो सारी मात्राएं लगी हुई है, तो इनसे जो भी हम व्यंजन वर्ण लिखेंगे इनमें जोड़ करके, तो वो सब किसमें हो जाएंगे? दीर्घ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना। जो मात्राएं हम व्यंजन में लगा देंगे व्यंजन वर्ण में इनमें से, तो वो सब किसमें आ जाएंगे? दीर्घ वर्ण कहलाएंगे। ठीक है ना। और ये सब किसमें है? ये हर्ष है ना। ये सारे हर्ष वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है, ये सारे छोटे वर्ण है, यानी छोटा आ की मात्रा वाले हैं। और ये सब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, इन सब की मात्राओं के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज? हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण। इन सबको आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ मुख्य अव्यय वर्ण के बारे में आपको बता रही हूँ। तो कुछ हम अव्यय शब्दों के बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले थोड़ा सा हम इतना जान लेते हैं कि अव्यय है क्या, है ना। संस्कृत के वे शब्द, है ना, संस्कृत के वे शब्द जिनका परिवर्तन किसी भी विभक्ति, वचन, लिंग, काल सब में नहीं होता है, मतलब सब एक समान होते हैं। जिसका परिवर्तन नहीं होता वो सब क्या कहलाते हैं? अव्यय वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द। तो अव्यय की परिभाषा क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं, है ना। इसके बाद जो है कुछ हम आपको, अव्यय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य अव्यय वर्ण को आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। तो संस्कृत के वे शब्द, रियल में अव्यय है क्या इसको जानिए इस परिभाषा के माध्यम से। संस्कृत के वे शब्द जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात उसमें किसी भी विभक्ति, वचन, लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात जिसमें विभक्ति, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय वे शब्द, अव्यय शब्द को ही आप देखिए तो अव्यय अर्थात जिसका व्यय ना किया जा सके, है ना। किसी भी विभक्ति में, किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में जो शब्द हमेशा एक ही जैसे रहे, कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण मुख्य अव्यय मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, ये चीज आपको हमेशा पढ़ने को मिलेगी, चा, ये भी क्या है? अव्यय वर्ण है। आप ही क्या है? अव्यय वर्ण है। ठीक है ना। इसके बाद और देखिए, यदा, तदा, यावत, तावत। इसको देखिए, चा यानी क्या होता है? और होता है। इसका प्रयोग दो से अधिक जहां वस्तुएं रहती हैं, दो हैं या फिर दो से अधिक जहां वस्तुएं रहती हैं, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है ना। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चा, इसका प्रयोग किया जाएगा। आप ही का मतलब होता है भी। इसका अर्थ क्या होता है? भी। यदा यानी क्या होता है? जब। तदा यानी क्या होता है? तब। यावत यानी होता है जब तक। यावत यानी क्या होता है? जब तक। तावत यानी क्या होता है? तब तक। ठीक है ना। यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक। ये शब्द भी आपको मिलता होगा, शनैः। शनैः, शनैः यानी क्या होता है? धीरे धीरे। शनैः, शनैः, इसका अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे। ठीक है ना। और देखिए, जैसे कुछ प्रश्नवाचक शब्द है, कुत्र। कुत्र यानी कहाँ। ठीक है ना। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तब जन्म कुत्र आसीत्। ठीक है। कदा, कदा यानी होता है कब। कदा यानी क्या होता है? कब। कुत्र यानी कहाँ। कुतः,
कुतः शब्द आएगा। कुतः यानी होता है कहाँ से। कुतः यानी क्या होता है, कहाँ से, ठीक है ना। तो ये ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे अव्यय वर्ण हैं, है ना। तो जान लीजिए कि ऐसे अव्यय वर्ण हैं, है ना, जिनका परिवर्तन कभी भी नहीं होता। अर्थात कुत्र है तो कुत्र ही रहेगा, यदा है तो यदा ही रहेगा, तदा है तो तदा ही रहेगा। समझ रहे हैं ना। कदा है तो कदा, कुता है तो कुता, मतलब ये विभक्ति में भी जाएंगे तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना। किसी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी भी लिंग के साथ जब इनका प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो भी इनमें परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी वचन में ले जाएंगे तो भी इनका परिवर्तन नहीं होगा। ये सेम जैसे हैं वैसे ही आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ और भी है मुख्य मुख्य जिसे हम आपको बता रहे हैं, फिर बाकी जब हम बुक पढ़ते जाएंगे तो अर्थ बताते जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और आप अभी छोटी कक्षाओं में हो तो कुछ छोटी छोटी चीजों को जान लीजिए, ठीक है। देखिए स्वः, स्वः यानी क्या होता है, आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है ना। स्वः यानी क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में टुमारो बोलते हो, है ना। तो स्वः यानी आने वाला कल। है यानी होता है बीता हुआ कल। है यानी क्या होता है, बीता हुआ कल, जिसे आप इंग्लिश में स्टरडे बोलते हो, ठीक है ना। आद्य यानी क्या होता है बच्चों, आज होता है। आद्य यानी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आज होता है। तत्र यानी क्या होता है, वहां होता है। अतः यानी होता है इसलिए। अतः यानी क्या होता है, इसलिए। आम यानी होता है, हाँ अभी जब हम पढ़ाएंगे बुक, उसके आगे जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो क्वेश्चन आंसर में कुछ ऐसे भी आएंगे कि अधोलिखित वाक्या नाम आम ना लिखत, ठीक है ना। तो आम का अर्थ क्या होता है, जैसे ट्रू फॉल्स होता है ना, उसी तरह से इसका प्रयोग किया जाता है हाँ या नहीं में आंसर जब देना होता है, ठीक है ना। आम यानी हाँ। किम यानी क्या होता है, किम यानी होता है बच्चों क्या। एकदा यानी होता है एक बार। एकदा यानी एक बार। एव यानी ही। आप यानी भी पढ़ाए थे, ध्यान रखिएगा। एव यानी ही। और आपका क्या है, एवं। क्या लिखा हुआ है बच्चों, एवं लिखा हुआ है। एवं का अर्थ होता है इस प्रकार या ऐसे, ठीक है ना। एवं का मतलब क्या होता है, इस प्रकार, इस प्रकार या फिर ऐसे। तो ये आपके अव्यय वर्ण हैं, इसको आप देख लीजिए। तो कुछ और अव्यय वर्ण मैं आपको बता दूं, जैसे स्व आने वाला कल, है बीता हुआ कल। आद्य यानी आज, है ना। तत्र यानी वहां। अतः यानी इसलिए। आम यानी हाँ। किम यानी क्या। एकदा यानी एक बार, है ना। और एव यानी ही। एवं यानी इस प्रकार। तो ये हो गए हमारे कुछ अव्यय वर्ण। 2-4 और हैं जिसको मैं बता देती हूँ, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां। अत्र यानी क्या होता है, यहाँ, ठीक है ना। एक शब्द है देखिएगा, अभी हमने बताया था कुत्र यानी कहाँ। तो कुत्र यानी क्या होता है, कहाँ होता है। कुत्र यानी क्या होता है, कहाँ होता है। क्वा यानी भी होता है और क्वचित में भी होता है, क्वचित, ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, कहाँ, ठीक है ना। किसका किसका अर्थ देखिए तो, कुत्र, क्वा, क्वचित, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, कहाँ, ठीक है ना। अधुना एक शब्द आता है, अधुना यानी होता है अब। अधुना यानी क्या होता है, अब होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य मुख्य अव्यय वर्ण हो गए हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, बल्कि नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो कुछ और अव्यय वर्ण बचे हुए तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर पढ़ाते हुए आपको सारे अव्यय वर्ण बताते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है ना। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।